देखो जरा, लास्ट लेक्चर में हमने गॉस का नियम निपटा दिया था और गॉस का नियम जब पढ़ाया था तो उसके ऊपर लिखा भी था हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गॉस का नियम तो है ही है, वो एक लाइन का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसके साथ साथ गॉस के नियम में 3-4 अनुप्रयोग आते हैं। अनुप्रयोग को ये एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन का मतलब गॉस का जो फॉर्मूला आया था, क्या था फॉर्मूला, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू, ठीक है, उसका कहाँ यूज होता है उसे हमें पढ़ना है। 3-4 एप्लीकेशंस हैं, वो सारे एप्लीकेशंस अगर क्वेश्चन बनेंगे, आपके डेरिवेशन आते हैं तो वो सीधा आएगा 5 नंबर में। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बनने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है और सिंपल है, एकदम आसान है। जितने भी एप्लीकेशन गॉस में है, मैं बस 3 स्टेप बता रहा हूँ, वो 3 स्टेप फॉलो कर लोगे, आपके लगभग सारे एप्लीकेशन निपट जाएंगे गॉस के। पहला स्टेप सिंपल सा है कि आप फ्लक्स निकाल लो, फाई निकालो, ठीक है, क्योंकि हमें यूज कौन सा फॉर्मूला करना है। गॉस का नियम का क्या फॉर्मूला होता है, फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू डी ए कॉस थीटा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये फॉर्मूला में यूज करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है सिंपल। फाई का क्या फॉर्मूला था, तो जो बोल रहे थे अभी, ई डी ए कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये है। समझना आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं या फिर आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो देखो दोनों फॉर्मूले में कुछ कॉमन है, दोनों फाई को, फ्लक्स को बता रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला फॉर्मूला ला देना है, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी इससे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर 1 को किससे तुलना कर लेना, इस वाले फॉर्मूले से, इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि इक्वेशन 1 का जो आंसर आएगा वो फाई ई की वैल्यू है। और इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में भी आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो एक्चुअल में वैल्यू किस चीज की है, फाई ई। मतलब इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आप इस साइड पुट कर दोगे, लेफ्ट और राइट साइड आ जाएगा। कुछ ना कोई वैल्यू ऐसे जरूर होगी जो कटने वाली होंगी, कटने वाले टर्म्स कट जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें बेसिक्स बताए थे, 3 आवेश घनत्व के बारे में बताया था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। उनका यूज अब करना है। क्या था, यहाँ पे अगर मैं सीधे तार की बात कर रहा हूँ, एक वायर है, सीधा तार मैंने सपोज ये बनाया है, तो खुद से बताओ एक सीधा तार में ये रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा कि आयतन? तार है, तार एक रेखा है, लाइन है, तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। और अगर याद है तो ठीक, नहीं है तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता था, इसको लैम्डा से शो करते थे, लैम्डा बराबर क्या होता था, क्यू अपॉन एल। बस यही 3 फॉर्मूले यूज करने हैं, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा सॉल्व। रटने की तो कोशिश ही नहीं करना है। यही नहीं, अगला डेरिवेशन भी जो करेंगे उसमें भी सेम स्टेप है। अगर वहां पे आएगा पृष्ठ, वहां पे तार की जगह कोई एक पृष्ठ दे दिया तो वहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो लग जाएगा, बस लैम्डा की जगह आ जाएगा वहां पे सिग्मा क्यू अपॉन ए, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही, ठीक है। तो चीजों को समझोगे तो हर चीज रटना नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है, पहले ये निकालना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें इक्वेशन 1 का जो आंसर आएगा इसे इक्वेशन 2 से कंपेयर कर देना है, जो भी आंसर आएगा कटेगा आपस में, और लास्ट में क्या करना है, आपको वहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। हालांकि लैम्डा की वैल्यू नहीं होगी, वो क्यू की वैल्यू पुट करनी होगी। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में हम क्यू की जगह ये पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू एल। फिर एल अगर वहाँ पे होगा तो एल से एल भी कट सकता है, क्या पता, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है। क्या लग रहा है देख करके, क्या निकालना है आपको इस डेरिवेशन में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस चीज से दिखाते हैं, ई। आपको ई कैलकुलेट करना है अनंत लंबाई के। अब ये हेडिंग आपने लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये इसका पहला अनुप्रयोग है। अब एक एक शब्द का मतलब समझो। अनंत लंबाई का आपने एक आवेशित सीधा तार लिया है, तार की जगह यहाँ चालक भी हो सकता है, एग्जाम में पूछे, चालक हो या तार हो, दोनों का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके या चार्ज फ्लो हो सके। तो एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो तार का मतलब तो सबको पता है, तार देखा है सबने, वायर। तो सपोज कर लेते हैं ये तार है, तार की लंबाई अनंत है, लिखा है ना अनंत लंबाई का। अनंत का मतलब क्या हुआ, अनंत का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली हम तो यही सुनते हैं अनंत का मतलब, जो कि मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जो कि बढ़ता ही जा रहा हो। लेकिन कोई ऐसा तार हो सकता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो पाताल से निकला और आसमान तक चलता जा रहा है। फिजिक्स में अनंत का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स में अनंत का मतलब ये है कि उसकी लंबाई की तुलना में उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, बहुत कम तुलनात्मक दृष्टि से। तार को देखोगे तो अगर आप 100 मीटर लंबा एक बंडल भी ले लोगे तार का, तो तार की लंबाई तो 100 मीटर की हो जाएगी, लेकिन लंबाई की तुलना में चौड़ाई देखो तार की कितनी कम होती है, बहुत कम चौड़ाई होती है तार की। तो यहाँ पे अनंत का मतलब है, अनंत लंबाई का मतलब है कि चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई क्या है,
ज़्यादा चौड़ाई की तुलना में। तो आपने एक ऐसा तार दिया है अनंत लंबाई का, ठीक है। आवेशित का मतलब क्या है कि इस तार पे एक चार्ज है। सपोज अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम एक चार्ज रख देते हैं इस पे। सपोज इस पे है आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये आवेशित का मतलब ये है कि इस पे एक आवेश दिया गया है, प्लस चार्ज दिया गया है। तो क्या करना है, इस तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब ये तार है जिसमें चार्ज है, इसके निकट, निकट का मतलब या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कोई बिंदु मानेंगे हम। सपोज ये बिंदु मान लो जो क्रॉस किया मैंने अभी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आई जाएगा सिंपली। तो करते हैं ऐसे सॉल्व। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले। जिसने पिछले 2 लेक्चर्स में गॉस का प्रमेय अच्छे से पढ़ा होगा, गॉस के प्रमेय लिखवाते समय या विद्युत फ्लक्स पढ़ाते समय सबसे मेन शर्त क्या होता है, विद्युत फ्लक्स कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, गुड, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स अप्लाई करना है या गॉस का प्रमेय अप्लाई करना है, जिसको याद ना हो वो भी अभी सुन लो। कहीं पे भी विद्युत फ्लक्स तभी लगेगा जब वो पृष्ठ कैसा है, बंद है, क्लोज पृष्ठ है। यहाँ तो ये तो सीधा तार है, तार का तो कोई क्लोज है ही नहीं। तो जहाँ पर पृष्ठ बंद ना हो वहाँ पर हम अपने हिसाब से काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। विद्युत फ्लक्स तो पड़ ही रहते ना, उसमें हम बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते थे। तो यहाँ पर देखो, आपको फ्लक्स अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बंद पृष्ठ लेना जरूरी होता है। बट ये तो तार है सीधा, ये तो फैलता जा रहा है। तो इसमें अगर बंद पृष्ठ नहीं दिख रहा है तो आपको बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। कोई मुझे वो दो, पेन का कवर दो, पेन दो जिसका रिफिल ट्रांसपेरेंट हो, जिस बाहर से दिखे जो, अरे मतलब जो भी हो, होगा किसी के पास। मान लिया ये भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, हाँ हाँ वही सेम। ये कुछ वैसा ही चीज़ है जैसे ये पेन है। देखो पेन होता है ये, तो पेन में आप समझो कि यही वो आवेशित तार है। अब देखो लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है ना, तो इसको हम कहेंगे, मतलब इसकी लंबाई थोड़ा और ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा लंबाई हो जाएगा, तो उसकी तुलना में चौड़ाई बहुत कम है, तो हम कहेंगे अनंत लंबाई का तार है। सपोज दैट ये स्टील का बना हुआ है, तो ये है, लेकिन ये बंद नहीं है। इसको बंद करने के लिए, क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इससे निकलने वाला है, इस पर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है इस पर बहुत सारे, प्लस क्यू चार्ज। अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा, तभी हम इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस कैलकुलेशन करने के लिए हम उसको एक बंद पृष्ठ में बंद करेंगे। तो किसी तार को बंद करने के लिए सबसे परफेक्ट आकृति क्या हो सकती है, आयत, वर्ग, वृत्त या बेलन। बेलन, ठीक है, क्योंकि ये रिफिल कैसा है, बेलनाकार है, सिलेंडर की तरह है, सिलेंड्रिकल शेप में लगभग। तो वैसे ही हम इसको एक बेलनाकार पृष्ठ से कवर करेंगे। तो देखो इसी तार को हम एक बेलनाकार पृष्ठ से कवर करेंगे। देखो ये बेलनाकार पृष्ठ कैसा है, बेलन तो खैर सबने देखा ही है, मार नहीं खाया होगा सौभाग्य से। देखो एक बेलन के अंदर मैं इसको कवर कर दूंगा, जो भी मैं गॉसियन पृष्ठ लूंगा। ये अभी बता रहा हूँ गॉसियन पृष्ठ क्या है। ठीक है, ये एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया मैंने, और ये जो बेलनाकार पृष्ठ है जिसपे हमें गॉस का नियम लागू करना है, इस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ मतलब जो चालक को कवर करती है। ये जो पृष्ठ होता है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये काल्पनिक है, हम बस कैलकुलेशन करने के लिए इसको बनाएंगे। और फिजिक्स में जो भी स्ट्रक्चर काल्पनिक हो उसको हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डॉट 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 कर दूंगा। ये बस शो कर रहा है कि ये पृष्ठ एक्चुअल में नहीं है, ये कैसा है, काल्पनिक पृष्ठ है। और इस पृष्ठ को क्या नाम देते हैं, जो गॉस के नियम को पालन करने के लिए हम बनाते हैं अपनी मर्जी से, इसे कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, 100 पे बड़ी की मात्रा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये है आपका गाउसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। क्यों लिया गॉसियन सरफेस, समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला में इसमें अप्लाई करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फ्लक्स कैलकुलेट करने का पहला ही शर्त होता है बंद काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली कुल बल रेखाओं का मान।
ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का मान। तो पहले तो आपने पृष्ठ बंद ही नहीं था, अब आपने बंद कर लिया गॉसियन पृष्ठ बना करके। अब इस गॉसियन पृष्ठ से कुछ दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि ये तार है, आवेशित तार, इससे निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं इससे इतनी दूरी पर, जो गॉसियन पृष्ठ हमने जितना लिया है उतना ही लेंगे हम। तो दूरी को नॉर्मली हम फिजिक्स में किस चीज से दिखा रहे हैं हर बार? आर, ठीक है। डिस्टेंस को नॉर्मली हम स्मॉल आर से ही शो कर रहे हैं। तो स्मॉल आर पर डिस्टेंस पर एक बिंदु मान लो, ये बिंदु P है, और इसी बिंदु पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअल में हमें पूरे तार के कारण निकालना है, पूरे गॉसियन सरफेस के कारण निकालना है, बट मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, फ्लक्स कभी भी निकालना है तो पहले छोटे एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। छोटे एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकल गया तो चुपचाप आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे बड़े एरिया से निकलने वाला या बड़े सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो पहले छोटे हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स, मतलब अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस के छोटे से भाग, इसका हम छोटा सा भाग लेंगे, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। छोटे से भाग को इंग्लिश में स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं हम? स्वल्पांश या फिर अल्पांश कहते हैं। तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है पहले छोटे से हिस्से से निकलने वाला। जब छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो पूरे पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ का भी हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक डायग्राम में मैंने जो भी बनाया समझ में आया? एक तार है, तार को नीचे डॉट डॉट और ऊपर डॉट डॉट करने का मतलब है कि ये लंबा है, हो सकता है भी और भी लंबा, ऐसा नहीं है कितना ही लंबा है। अभी जितना भी लंबा है, इस तार की लंबाई मान लो कितनी है? लंबाई को, लेंथ को तो एल से ही शो करते हैं। अभी जितना ही लंबा है, मान लो कि तार की लंबाई एल है, और मान लिया कि इसका आवेश घनत्व कितना है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और आवेश घनत्व कितना है? प्लस लैम्डा, क्योंकि आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं। फिर आपने इसको गॉसियन सरफेस में कवर किया, फिर इस तार के एक बिंदु से, तार से आपने आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, इसी बिंदु पर आपको एक निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस पी को मैं ना भी लिखूँ तो चलेगा, या फिर इधर छोटा सा पी लिख देता हूँ, हालांकि नहीं भी लिखूँ तो चलेगा पी। ओके, अब इतना डायग्राम फिक्स है, सब कुछ समझ में आ गया इतना? अब देखो हमें फ्लक्स निकालना है। लास्ट लेक्चर में भी समझाया था फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से देखो लास्ट टाइम। फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ई डी ए कॉस थीटा। छोटे हिस्से, ये छोटा हिस्सा लिया है डी ए, तो आपको फ्लक्स भी क्या निकलेगा? छोटा। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई और डी ए लेना पड़ता है, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने समझाया था, जो हमने फ्लक्स पढ़ा था, जिसमें हमने गॉस के नियम की उपपत्ति पढ़ी थी, प्रूफ पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो ई है ना विद्युत क्षेत्र, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते जाता है। ये विद्युत क्षेत्र कल मैंने ड्रॉ करके भी बताया था इसके ऊपर, ये विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता जाता है, ऐसे हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ये रखा हुआ है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आप सीधा हमेशा जो भी एप्लीकेशन सॉल्व करोगे उसमें हमेशा कहाँ रखोगे? लेफ्ट टू राइट। ये विद्युत क्षेत्र, जैसे कि इस छोटे से हिस्से से निकलने वाला मुझे ई भी पता करना है, डी ए भी पता करना है, ठीक है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? सीधा ही, ठीक है। हम यहाँ तो चाहे तो बना सकते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा की ऐसे ऐसे जा रहा है, बट नहीं बनाते हैं क्योंकि इससे डायग्राम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में जा रहा है, इतना दिमाग में फिट हो सकता है कि गॉसियन सरफेस है, वहाँ बना नहीं रहा है क्योंकि हमें डायग्राम साफ सुथरा चाहिए। बस दिमाग में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही गॉसियन सरफेस नहीं लेना है, और भी सरफेस ले सकते हैं हम चाहे तो सॉल्व करने के लिए। अब देखो तार के निकट हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो तार के निकट दाएं या बाएं भी हो सकता है, लेकिन तार के निकट ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी ले लो, चाहो तो। हालांकि ऊपर और नीचे लूंगा मैं, आंसर उसका 0 ही आएगा। क्यों आएगा समझ जाओगे अभी। मान लिया कि मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे भी ले लिया, हालांकि आंसर इसका 0 ही आना है। क्यों आना है वो खुद ही समझ जाओगे। एक ऊपर की तरफ ले लिया गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस तो ही है, वो जो स्मॉल एलिमेंट लेना था ये, ठीक है, क्योंकि निकट का मतलब कुछ भी हो सकता है, यही थोड़ी नहीं कहा कि इधर ही होना चाहिए। मैंने ले लिया 3 जगह। अब ऊपर जो नीचे लिया है ना, इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी अभी तुरंत समझ जाओगे। तो अब देखो एंगल की वजह से 0 आएगी। अब देखो हमें फ्लक्स निकालने के लिए अब सब कुछ हमने ले लिया है, स्मॉल एलिमेंट्स भी हमने ले लिए। सपोज ये स्मॉल एलिमेंट्स के क्षेत्रफल कितने हैं, एरिया वेक्टर कितना है, सपोज इसको मान लो ये है डी ए,
डी है, डी एस मान के चलो, सरफेस को नॉर्मली हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे डी एस। और जो स्मॉल एलिमेंट जितने साइज का उधर लिया उतनी साइज का हमने यहाँ पे भी लिया, और उतनी साइज का हमने नीचे भी लिया है स्मॉल एलिमेंट्स, डी एस। तो अगर मैंने डी एस लिया तो आप फॉर्मूले में क्या लिखना प्रेफर करो, डी एस। जब ऐसा कोई आकृति आएगा ना आयत वगैरह, तब मैं डी ए लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि ए मतलब एरिया होता है। यहाँ पे भी सरफेस की बात हो रही है बस। अब देखो, अब आपको ई निकालना है, ई पता करना है, डी एस पता करना है, ई की दिशा, डी एस की दिशा, और इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण। तो बताओ जरा, बस फोकस करो सामने वाले पॉइंट पे, इधर सपोज फोकस करते हैं, इधर इस हिस्से में ई की दिशा क्या है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में पता है किस दिशा में जा रहा है, सीधा ही जा रहा है। तो देखो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, रेड मार्कर है हमारे पास है, तो इस जगह पे ई की दिशा यह है, लेफ्ट टू राइट, इतना क्लियर है। ऊपर भी आओ, ऊपर भी ई की दिशा क्या है, ये डी एस अभी के लिए मिटा रहा हूं, ऊपर भी ई की दिशा यही रहेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका प्लस चार्ज सीधा ही निकल रहा है, ऐसे में जा रहा है। नीचे भी आ जाओ, इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यही होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही जा रहा है। तो आप ऊपर नीचे कोई भी पोजीशन ले लो, ई की डायरेक्शन तो सेम ही दिख रही है, ये विद्युत क्षेत्र तो सेम ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने क्या मिटाया था, इसको भी ds लिया था, इधर लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में मिटाना ही पड़ेगा। ds छोटा सा लिखा है, देखेगा नहीं क्या पता, ds का मतलब छोटा सा एरिया। तो देखो फ्लक्स निकालने के लिए ई का पता होना चाहिए, ई तो सब में सेम ही है, क्योंकि सेम विद्युत क्षेत्र में ये रखा गया है, समरूप विद्युत क्षेत्र में। ds क्या होता है, ds को समझाया मैंने, स्मॉल एलिमेंट। और ds निकालने के लिए उसका एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश भी मैंने पहले बताया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश सिंपल होता है। ds अगर ds या dA निकालना हो तो जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दो, यही एरिया वेक्टर है इसका, यही ds का डायरेक्शन है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसे में, देखो इस वाले पे, अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, जैसे ऐसे है तो 90 डिग्री, ऐसे में है तो इसका एरिया वेक्टर किस साइड निकलेगा, सीधा। तो इसकी ds की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ऐसे, सिंपल। तो ये आल्सो किस चीज की डायरेक्शन हो गई, ds की, एरिया वेक्टर। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो देखो ई और ds दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, एक के ऊपर एक। ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, और ऊपर देखो ds ऊपर की तरफ है, दिख रहा है। तो इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, सीधा ऊपर की तरफ। ये ऐसे जाएगा तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा एरिया वेक्टर। तो इसके लिए मैं दिखाऊंगा ds वेक्टर, ये आप छोटे ds लिखने की जरूरत नहीं है। देख गया, ds जो एरिया वेक्टर ds आया और विद्युत क्षेत्र E आया, उसके बीच की दिशा कितने डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। आगे नीचे आओ, E की दिशा तो हमने फिक्स मान ली है, उधर ही जा रही है। फिक्स माना इसलिए क्योंकि ये समरूप विद्युत क्षेत्र में रखता है। फिर देखो सीधा था तो ऐसे निकला एरिया वेक्टर, ऊपर था तो ऊपर गया। अब देखो ds कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर किस साइड जाएगा, नीचे की तरफ। तिरछा लाइन बन गया शायद, ये ऐसे नीचे की तरफ। किसकी दिशा है ये, ds की दिशा है, यहाँ आप ds लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे E और ds के बीच कितने डिग्री का एंगल है, अगेन यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो आपने तीनों पॉसिबल जगहों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, मतलब फ्लक्स निकालने के लिए जो जो चाहिए वो सब लिख दिया है। अब किसी के दिमाग में यह आएगा कि उधर निकाला हमने तो इधर क्यों नहीं निकाला, इधर भी निकाल सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो उधर जो आएगा उधर इधर भी वही आना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन वाला काम हमारा छोटा सा करना है, सिंपल सा। डायग्राम समझ में आया, एकदम सिंपल डायग्राम है। ये समझ में नहीं आएगा तो फिर गॉस तुम्हें समझ में कभी नहीं आने वाला, इतना आसान चीज नहीं आएगा समझ में, और इतनी आसान लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा। तो बस काम एक ही करना है, चुपचाप देखना है। अब देखो, अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, हमें ई निकालना है। निकालने का प्रोसेस मैंने बताया कि पहले आप फ्लक्स का फॉर्मूला निकालो, ई ds cos थीटा। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको किससे तुलना कर दो, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू से तुलना कर दो। इसका आंसर जो भी आएगा इससे तुलना कर दो, जो कटना होगा कटेगा। अब फिर लास्ट में क्यू की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि लैम्डा बराबर Q/L होता है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल। बस 1 2 3 स्टेप, यही 3 स्टेप में डेरिवेशन जितने भी आएंगे खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो देखो लिखते हैं,
लिखो यहाँ पे, देखो तो एरिया वेक्टर हमने ds माना है, dA भी मान सकते हो। एरिया वेक्टर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल अवयव भी बोल सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। या सिंपल लिखते हैं ds, या फिर अल्पांश लिखें, स्वल्पांश, क्या लिखा था आपने कल? अल्पांश, अल्पांश स्मॉल एलिमेंट ds से होकर गुजरने वाला या उससे संबद्ध या फिर जाने वाला फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। तो देखो जरा, फ्लक्स को किस चीज से दिखाते हैं? फाई से, और अल्पांश से निकाल रहे हैं तो डी फाई हो जाएगा। अब फ्लक्स हमने 3 जगह कैलकुलेट किया, हम किसी को भी मान के चल सकते हैं। माना इससे निकलने वाला फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, तो इसको मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिमाग में फिट रखो, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, डी ए या फिर यहाँ पे डी एस लिखा है तो डी एस ही लिख लो। इसी को अप्लाई करना है। तो अभी कौन सा केस ले लें? ऊपर वाला लेते हैं, फिर ये वाला लेते हैं, फिर नीचे वाला ले लेते हैं, एक एक करके। ऊपर वाले केस पे देखो ध्यान से, डी फाई बराबर ई, विद्युत क्षेत्र तो सेम ही है तीनों में, तो ई का तो ई रहेगा ऊपर वाले एलिमेंट में। एरिया वेक्टर वहां पे भी हमने क्या लिया है? डीएस ही लिया है, तो इसको भी डीएस ही लिखेंगे। मेन है ये एंगल, यही एंगल चेंज होगा, कॉस। वहां पे एंगल देखो जरा, ई और डीएस के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? सबसे ऊपर 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस ऊपर हो गया। अब बीच में आ जाओ इस वाले पे जो हमारा मेन है, उस पे भी देखो ई डीएस चाहिए ना, तो विद्युत ई मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है वहां पे? विद्युत क्षेत्र कितना है? ई। फिर नीचे की तरफ आओगे तो ये विद्युत क्षेत्र ई है, और एरिया वेक्टर कितना है? स्मॉल एलिमेंट डीएस। फिर थीटा का मतलब है ई और डीएस के बीच का एंगल। देखो ई और डीएस के बीच कितने डिग्री का एंगल है? हैं? डीएस और ई दोनों की दिशा क्या है? एक के ऊपर एक है, तो इसे कितने डिग्री कहेंगे? 0 डिग्री कहेंगे। ओके, अब नीचे आ जाओ, प्लस नीचे भी आओगे तो विद्युत क्षेत्र तो सेम ही है हर जगह, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर यहाँ पे भी कितना है? यह स्मॉल एलिमेंट डीएस, और एंगल कितना है ई और डीएस के बीच का? नीचे ई डीएस, ये भी आल्सो कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इससे मत सोचो कि ऊपर जा रहा है तो 90, ऊपर भी हो या नीचे भी हो, 90 डिग्री का ही एंगल है वो। बाकी इतने तो मैथमेटिक्स अपने पढ़ी है बचपन में। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो सिंपल सी बात है, देखो डी फाई बराबर कॉस 90 वाला टर्म, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 आया तो 0, 0 को ईडीएस के साथ गुणा करेंगे तब भी 0, 0 को किसी के साथ भी गुणा करें 0 आएगा, तो ये 0, प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का ईडीएस से गुणा करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? ईडीएस आएगा, प्लस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का किसी के साथ भी गुणा करो तो क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। तो डी फाई ई बराबर 0 0 हटा दो, तो मेन बचा क्या? डी फाई ई बराबर कितना बच गया? ई लिखना चाहो तो लिखो, वरना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होता है। कितना बच गया? ई डीएस निकल गया, छोटा फ्लक्स निकल गया हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब भी छोटा फ्लक्स निकलता है तो हम इसको क्या करते हैं? मतलब छोटे हिस्से से निकल, मतलब आपने 3 एलिमेंट तो लिए थे स्मॉल एलिमेंट, ऊपर और नीचे वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वहां से फ्लक्स कुछ भी नहीं है, 0 हो जा रहा है एंगल 90 डिग्री होने की वजह से। तो इस छोटे से हिस्से से वाला निकलने वाला फ्लक्स इतना है। अब आप इस छोटे से हिस्से से इंटीग्रेट करके बड़े हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स निकालोगे। उसके लिए सोचो, अगर हमें पूरे बड़े हिस्से, मतलब ये पूरा गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट को हिंदी में कहते हैं जोड़ना, समाकलन मैथ में कहते हैं, नॉर्मल हिंदी में हम इंटीग्रेट का मतलब कहते हैं जोड़ना। जब मैं इतने छोटे से हिस्से को जोड़ते 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 बढ़ते जाऊं तो फाइनली कैसा स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा? आ रहा है समझ में? फुटबॉल देखा है सबने? फुटबॉल में ऐसे डायमंड वाले शेप बने रहते हैं, देखा है? किसी में ब्लैक और व्हाइट होता है, किसी में ब्लू और व्हाइट, किसी में रेड और ब्लू। फुटबॉल में कुछ ऐसे शेप होते हैं, हालांकि इससे खूबसूरत होता है फुटबॉल, मैंने तो बहुत उल्टा सीधा बोला दिया। फुटबॉल में ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं, और सारे डायमंड के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम ही शेप एंड साइज का होता है। तो फुटबॉल में अगर मैं किसी एक हिस्से को काट के अलग कर दूं,
ठीक है, काट के अलग कर दूं तो उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन, और उसी हिस्से को मैं सेम जोड़ता चला जाऊं तो फाइनली वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। मतलब छोटे हिस्से को आप जोड़ते चले गए फुटबॉल के तो फाइनली एक गोला का शेप ले लेगा। वैसे ही मैं यहाँ पे इस ds को जोड़ता चला गया ना, ये ds ये ds ये ds ये ds, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा एक बेलन। ठीक है, ये ds था, ये छोटा सा ds, आपने इसी हिस्से को जोड़ते चले गए जोड़ते चले गए जोड़ते चले गए जोड़ते, इंटीग्रेट का मतलब यही होता है कि आप जोड़ते चले गए, फाइनली ये क्या बन जाएगा, जोड़ जोड़ के बेलन बन जाएगा। तो जब क्षेत्रफल की बात आएगी ना, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर हम बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि ये बेलन बन चुका है। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी 1 मिनट बाद पड़ेगी इसकी जरूरत। तो आप सिंपल सा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालोगे, या कुल फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। कुल फ्लक्स के लिए क्या करोगे आप, कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा, जब डी फाई का क्या करोगे, समाकलन करेंगे डी फाई का बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई हो तो पता ही है, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बाकी आपको इंटीग्रेशन पहले भी बताया है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करते हैं, जो छोटा वाला टर्म होता है, जो डी के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कांस्टेंट है या जो खुद बड़ा है पहले से, उसका हम नहीं करते इंटीग्रेशन। तो देखो ई डी एस में से किसका इंटीग्रेशन करूंगा, छोटा कौन है, ds, तो ds का इंटीग्रेशन करूंगा, e बाहर आ जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, या फिर इसी चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो, इसी चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो, तो e ds, ठीक है, इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड में इससे पहले भी एक आध बार बोल चुका हूं, लेफ्ट साइड सबसे आसान होता है इंटीग्रेशन करना फिजिक्स में, लेफ्ट साइड कोई टेंशन ही नहीं है। डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फाई, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आएगा डब्ल्यू, डी वी का इंटीग्रेशन आएगा वी। लेफ्ट साइड सिंपल वही टर्म आ जाएगा, मतलब डी का मतलब है छोटा, डी हटा दोगे तो टर्म बड़ा हो गया, फ्लक्स हो गया। तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन कितना आ गया, सिंपल फाई, ऊपर बचा ई। डीएस के इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि वो छोटे से एरिया को, स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं जोड़ता चला गया तो क्या बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, एक बेलन आएगा। और जब बेलन पूरा स्ट्रक्चर ले लेगा ना, तो हमें डीएस की इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पे कि हमें बेलन का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। याद नहीं होगा अब तक, याद है बेलन का क्षेत्रफल कितना है, बस बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा था, 2 पाई आर एल होता है बेलन का क्षेत्रफल। 10th पास किया, जवाना हो गया ना। तो डीएस का मतलब है, डीएस के इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पे जोड़ जोड़ के एक बेलन बनेगा, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, 2 तो अंक है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है। आर क्या है, जितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो, जो आपने दूरी रखी है, और एल है लंबाई कितनी ली है आपने। ठीक है, ये 2 पाई आर एल आया कैसे, मैं यहाँ पे हिंट करके लिख देता हूँ ताकि घर पे कंफ्यूजन ना हो। चूंकि इसके बगल में लिख देना, चूंकि इंटीग्रेशन डीएस का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन डीएस का मतलब होता है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। ये हिंट वाला काम है, इसके बगल में लिख देना जब शुरू में प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में नहीं भी लिख के आओ तो चलेगा, एग्जामिनर ने इतना मैथ पढ़ा होगा कि डीएस का इंटीग्रेशन का आंसर उसको पता है। फाई आ गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप काम हो गया हमारा, पहले निकालना है फाई इस फॉर्मूले से, ई डी ए कॉस थीटा से, तो उसी को फॉलो करके हमारा फाई निकल गया, डी फाई निकला, फिर डी फाई से हमने फाई निकाला। ठीक है, अब जो भी आंसर आया इस फाई से, उसको किससे तुलना करना है, इसको तुलना करना है गॉस के परमे वाले से, 1/ε0 इंटू क्यू से, इससे तुलना कर देना है। तुलना करने के बाद हमें निकालना क्या है, ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट स्टेप में जाके हमें ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू होती है लास्ट स्टेप में। तो आपको लिखना है गॉस के परमे से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, हमें पता है क्या होता है गॉस थ्योरम। इसको इक्वेशन डालना है तो इक्वेशन 1 डाल देते हैं इक्वेशन, क्योंकि बचपन में तुम्हें इक्वेशन डालने में बड़ा मजा आता होगा। समीकरण 1। अगला देखो, अब इसको किससे तुलना करना है, गॉस परमे से, गॉस के थ्योरम से, गॉस के परमे से। क्या है गॉस का परमे, बोलो,
क्या है, फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको किससे तुलना कर लेना है, इक्वेशन 1 वाला जो फाई आया इससे इक्वेशन 2 डाल दो, इक्वेशन 2 डाल दिया। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 भी फाई की आंसर है, इक्वेशन 2 भी फाई का आंसर है, ये भी फाई को शो कर रहा है, ये भी फाई को शो कर रहा है, मतलब ये दोनों एक ही जैसा है। आप इन दोनों की तुलना कर सकते हो, एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। तो आप सिंपल रख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसे हिंदी में लिख भी सकते थे, बाई इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 टू वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, या फिर समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर। इतना टाइम नहीं है, ठीक है, 12th की डेरिवेशंस में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना शॉर्टकट हो उतना शॉर्टकट लिखो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी फाई की वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी फाई की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 क्या है, फाई ई बराबर कितना आ रहा है, ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल। इक्वेशन 2 क्या है, आल्सो फाई ई बराबर, देखो तो फाई ऑलरेडी लिखा है, तो फाई बराबर क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। चूंकि फाई इसके इक्वल है और आल्सो फाई इसके भी इक्वल है, तो ऐसे केस में ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको ना ऐसी कभी वैल्यू आए तो जरूरी नहीं है कि आप इस फाई को लिखो, इसको हटा सकते हो, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कर दिया ये ऐसा। अब निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस चीज से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ई दिख रहा है यहाँ पे, ई निकाल लो। ई कितना आ गया, ई को अकेला छोड़ो, बाकी जो गुणा में है उसको भाग में चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये तो ये है। अब ध्यान से देखो, ई के साथ ई निकालना है तो ई के साथ 2 पाई आर एल गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, ऊपर से ये वैल्यू डायरेक्ट कहाँ आ गई, दूसरी साइड नीचे, तो ये 2 पाई आर एल इधर आ गया, तो ये आगे 2 पाई, या फिर इसको अच्छे से लिखना होता है ऐसे लिखो, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई आर एल, ये पूरा टर्म उठा के मैंने नीचे रख दिया, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया, तुलना कर दिया। फिर मैंने कहा लास्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला डाल दो, जो कि ये होता है लैम्डा है ना, रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ, ये एकदम लास्ट स्टेप पे आ गए हम, यहाँ से आंसर आ जाएगा। हमें पता है चूंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, क्यू बटे एल, इसलिए यहाँ पे क्यू है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एल इधर गुणा में आ जाएगा लैम्डा के साथ, तो क्यू बराबर लैम्डा एल। तो ये क्यू की वैल्यू जरा यहाँ रखो, ऊपर भी एल आएगा नीचे भी एल आएगा, एल से एल कट जाएगा। तो देखो क्यू, ये क्यू की वैल्यू यहाँ रख के लैम्डा एल की वैल्यू ऊपर ये आ जाएगा। ये देखना जरा कैमरे पे, ये लास्ट लाइन आएगा कि नहीं, आ जाएगा। देखो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, ये के साथ लिख दिया, ब्रैकेट गुणा में ही है वैसे भी हो। क्यू की जगह पे क्या रख दिया मैंने, क्यू की जगह पे रख दिया मैंने लैम्डा एल। ऊपर भी लैम्डा दिख रहा है, नीचे भी लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा से लैम्डा कट गया, जो बचेगा वही फाइनल आंसर है। देखो ऊपर भी लैम्डा एल है, नीचे भी एल है, एल से एल गया, बाकी कुछ तो और नहीं है कटने वाला, वही हमारा फाइनल आंसर होगा इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देख लेता हूँ कितना जगह बचा है लिखने के लिए, है भी कि नहीं है यार, काम हो जाएगा। देखो लैम्डा से ये एल से एल गया तो क्या बच जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई आर है अभी भी। अच्छा, हमें कभी भी ना ये ऐसे पढ़ने की आदत है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ने की आदत है ना, 4 पाई के बाद एप्सिलॉन, तो उसी को बस हम अरेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं। 2 पाई आर है, आर थोड़ा अटपटा लग रहा है, हमें 2 पाई एप्सिलॉन की आदत है, तो इसको लिख दो 2 पाई एप्सिलॉन। आर तो वैसे भी गुणा में ही है, इसके बाद भले आर लगा सकते हो, आर एल से एल गया और ऊपर क्या बचा, लैम्डा, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये क्या किया मैंने, देखो हमें फॉर्मूले ऐसे पढ़ने की आदत है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, यही होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। मतलब हम
कांस्टेंट वाला टर्म अलग रखते थे 1/4πε0, तो यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 2 है, और आवेश और बाकी दूरी वगैरह अलग रखते थे, दिखने में बस अच्छा लगे अरेंज करने, बाकी उसका कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो आपने यहाँ पे भी यही किया, L से L काट दिया, 1/2πε0, R वैसे भी गुणा में था, R अब भी गुणा में ही है, और ऊपर क्या बच गया, सिंपल लैम्डा बच गया। ये आपका आंसर है, ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है। और अब और क्यों किया, देखो कभी इस प्रश्न पे सवाल बनेगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इतने आसान से, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9, 1/4πε0 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में 1/4 नहीं है, 1/2 है। तो कभी न्यूमेरिकल इस पे बना बोर्ड में, जो कि लगभग हर साल बनता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं ला पाओगे, क्योंकि इसका आंसर ही नहीं पता 1/2πε0 का आंसर क्या आएगा। तो इस 2 को आप 4 बना सकते हो, और ये काम हम कक्षा 6ठी 7वीं से करते आए हैं। बताओ 2 में क्या ऐसा करें कि 4 बन जाए, नीचे 2 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि अंश और हर टोटल वैल्यू उसकी उतनी आए। अभी नीचे भी 2 से गुणा ऊपर भी 2 से गुणा करोगे तो फाइनली कितना बचेगा, एक ही। इसलिए 2 से गुणा, जितना नीचे गुणा कर रहे हैं उतना ऊपर कर सकते हैं हम अपने सॉल्यूशन के लिए, अपने सहूलियत के लिए। तो यहाँ नीचे 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्या बन जाए, 4π बन जाए, और सवाल इजीली सॉल्व हो जाए न्यूमेरिकल अगर आए कल के दिन। तो 1/2 का गुणा किया तो 2 दूना कितना हो गया, 4πε0, और आल्सो 2 का गुणा हमने कहाँ किया है, ऊपर, तो ये हो गया लैम्डा था, तो ये क्या हो गया 2 लैम्डा, ये लैम्डा था, ये 2 लैम्डा हो गया, और नीचे क्या बच गया, R, ठीक है। ये आंसर है हमारा। आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, बेहतर होगा कि उसको करो। अगर ये करोगे तो डेरिवेशन के साथ साथ जो न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में वो भी कर लोगे। ओके, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है, बाकी जो फालतू टर्म से मिटा देता हूँ। 3 ही स्टेप फॉलो किया हमने, उसी से आ गया हमारा आंसर। हो गया, कुछ पूछना है तो पूछ लो। पहले ना लिखो मत, पहले डायग्राम देखो, कुछ मत करो, पहले डायग्राम देखो और डायग्राम समझो कि डायग्राम एक एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।